Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की। शो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस पॉडकास्ट को YouTube पर देख या सुन रहे हैं तो एक अदद लाइक जरूर करिएगा ताकि बहुत आगे लोगों तक ये पहुंच सके। अब शो की शुरुआत करते हैं। बीता पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत कुछ देखने को मिला होगा, रियली, है ना। शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं शुरुआत करता हूँ एशेस के 3rd टेस्ट से। इस टेस्ट मैच में इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं था अगर आप दूसरे टेस्ट मैच को अगर देखेंगे, और अगर आप रन फेस्ट के मामले में भी देखेंगे तो कुछ खास नहीं था। जो खास बस ये था कि एक दिन पहले टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। दूसरी खास बात ये थी कि इंग्लैंड जीत गया, सीरीज अलाइव है। लेकिन इस टेस्ट मैच से सबसे बड़ी बात निकली क्या सामने, वो मैं बताता हूँ कि बेन स्टोक्स एंशियस हो सकते हैं, है ना। वो एंशियस देखे गए हैं। ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं, छोटी सी रिपोर्ट है ये, कि जब भी बचपन में बेन स्टोक एंशियस होते थे या कहते हैं जो घुटन सी होती है, एंग्जाइटी सी होती है, तो इंसान क्या करता है। तो बेन स्टोक जब छोटे होते थे, जब वो एंशियस होते थे, तो ड्रैगन बॉल, आपने एक कार्टून देखा होगा, वो उसकी फोटोज बनाया करते थे, वो कार्टून बनाया करते थे। ड्रैगन बॉल कुछ करके है, मैंने नहीं देखा है सीरियसली, बट मुझे याद है ड्रैगन बॉल, मैंने कई जगह इसका जिक्र सुना हुआ है। तो जब चौथा दिन चल रहा था तीसरे टेस्ट मैच का, तब जब हैरी ब्रुक क्रीज पर थे, उनके साथ दूसरे एक और थे, मैं नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल से मार्क वुड थे, तो तब वो बैठ करके बालकनी में वही चित्र बना रहे थे। यानी कि वो उस वक्त एंशियस थे कि क्या होगा। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि हम एंटरटेनमेंट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमारे लिए जीत पीछे, पर जब आप रियलिटी में ना उस सिचुएशन में घुसते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं यार, जीत भी ज़रूरी है। हम खेल किसके ले रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। तो वो उनको समझ में आया, थोड़ा देर से आया, या हो सकता है वो दिखाना नहीं चाह रहे थे, उनके अंदर था वो। खैर, कुल मिला के इंग्लैंड जीता। लेकिन इस टेस्ट मैच से कुछ फैक्ट्स बाहर निकल के आए। उस पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दूं कि मिचेल मार्श, वो फैक्ट्स में, मिचेल मार्श किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति क्रिकेट खेलेगा, वो भी 5 साल के बाद, है ना। और इवन इनका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, और उन्होंने इसको भुनाने की भी कोशिश करी कि भैया पता नहीं इसके बाद मौका मिले ना मिले। और ये मौका उनको इसलिए मिला क्योंकि क्रिस ग्रीन जो है वो इंजर्ड हो गए एंड मोमेंट पे। अब कितनी बड़ी इंजरी है उनकी ये नहीं पता है। बाकी उनको जो है अपनी बॉलिंग को जो करना ही था, मतलब उसको कहते हैं शफल करना था, क्योंकि आप देखिए 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं 7 हफ्तों के अंदर, तो आपको अपने फास्ट बॉलर्स को रिफ्रेश करना होता है। तो उन्होंने हैजलवुड को बिठा करके दूसरे स्कॉट बॉलैंड को खिलाया, बॉलैंड ही ना, क्योंकि मैं नाम कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिलहाल मर्फी का खेलना तो कंपलसरी था क्योंकि नाथन लियो नहीं है, तो और बेन स्टोक्स का विकेट भी जो है मर्फी ने निकाला, ऑल्दो उनको छक्के भी पड़े, लेकिन उनको
अपनी बॉलिंग पे भरोसा था और यह शायद ये भी था कि बेन स्टोक्स गलती करेंगे या वो रन बनाने की उस होड़ में जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या था, जब पहली इनिंग थी, थोड़ा फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो पहली इनिंग थी उसमें आपने फर्स्ट डाउन हैरी ब्रुक को खिलाया, जो कि एक अपने आप में एक अचंभे वाली बात थी, क्योंकि हैरी ब्रुक का जो रिकॉर्ड है जहां वो टॉप 3 के अंदर यानी कि 4 से ऊपर, वो एवरेज उनका सिर्फ 19 का है, वो उनके लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आपने चांस लिया, वो चांस आपका नहीं बना, लेकिन आपने सेकंड इनिंग में उसको सुधारा। अगर आप चौथे से नीचे पे जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा नीचे खेलते भी नहीं है, 5 या 6 तक ही जाते हैं, मैक्सिमम 4-5-6 भी रहते हैं, 6 पे तो बेन स्टोक्स आते हैं, तो यानी 4-5, तो वहाँ उनका एवरेज 51 का बनता है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि 1000 रन उन्होंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये एक अपने आप में कमाल की बात है। यस, और बहुत तेज किए हैं। इसके अलावा 6 विकेट पैट कमिंस ने निकाले, और 5 से ज़्यादा विकेट या 6 विकेट निकालने में रिची बेनी का रिकॉर्ड जो है 1963 का, उसके बाद किसी कप्तान ने ये इतने विकेट निकाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की बात करूं, जैक कोहली, इनका जो रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से पैट कमिंस के खिलाफ वो काफ़ी अच्छा है। 180 बॉल में 130 रन है, और 2 ही बार शायद ये आउट हुए हैं, आउट का मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट 180 बॉल में 130 रन ये इस टेस्ट मैच से पहले का है। वहीं अगर मैं बात करूं जो रूट की, तो वो बहुत ख़राब है। 10वीं बार पैट कमिंस ने उनको आउट किया, 9 बार वो पहले ही आउट हो चुके थे। उनके खाते में जो एवरेज है केवल पैट कमिंस के खिलाफ वो 24 के आसपास है, 25 का, और बाकी उनका जो है जस्ट डबल हो जाता है जो रूट का, और उसमें जो रन है उनके खाते में पैट कमिंस के खिलाफ वो 224 हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैट कमिंस को फेस करने में रूट को होती है। वहीं एक प्रॉब्लम एक और बैट्समैन को होती है, वो शायद हैरी ब्रुक हैं, हाँ जी हैरी ब्रुक हैं, वो भी पैट कमिंस के सामने थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये कुछ गिने चुने फैक्ट्स इस टेस्ट मैच में से थे जो मैंने आपको बता दिए। इससे ज़्यादा मुझे याद भी नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने कहीं नोट डाउन नहीं किए थे, क्योंकि बहुत तेज़ी में आते हैं, बहुत तेज़ी में चले जाते हैं। लेकिन ये कुछ फैक्ट है। हाँ, 17 बार जो है वो डेविड वार्नर जो है आउट हो चुके हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर। और मैं ये सोच रहा था, आपने जॉश टंग को नहीं खिलाया, बट ये बात सही साबित हो गई। ठीक है, नहीं खिलाया, मार्क वुड और वोक्स ने बॉलिंग अच्छी की है। मार्क वुड ने तो 5 विकेट निकाले, तो मार्क वुड स्पीड से जो है वो मात दे रहे हैं बैट्समैन को, और कमाल की बॉलिंग करा रहे हैं। और ये हमने इस IPL जो अभी रिसेंटली आया था उसमें भी देखा था, ऑल्दो उनको फैमिली इश्यूज़ की वजह से बीच में जाना पड़ा था, वरना उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, उनका इन और आउट जो है वो चलता ही रहता है टीम में। मुझे कोई और फैक्ट्स नज़र याद में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। इसके अलावा वुमेन एशेस की बात करते हैं। भाई मैंने आपको पिछले वीक बोला था कि ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड वुमेन का जो टेस्ट मैच है वो देखने लायक नहीं है। मतलब जो एशेस सीरीज है, हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया T20 में चैंपियन है, वनडे में भी एक तरह से वो चैंपियन ही है। तो मैंने कहा था क्या फ़ायदा है इसका देखने का, मैंने इस पर नज़र, मगर मेरे बोलते के साथ ही दूसरा T20 और तीसरा T20 दोनों हराए, सीरीज अपने नाम की। इवन पहला जो ODI था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी इंग्लैंड ने जीता है। यानी कि सुप्रीमेसी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो कहीं ना कहीं धराशायी की गई। पहले मैच की अगर मैं बात करूं, यानी दूसरे मैच की, पहले नहीं दूसरे की, तो एलिस पेरी ने लास्ट की 2 गेंद में 2 छक्के मारे, मगर फिर भी वो मैच नहीं जिता पाई। मेरे ख्याल से डेनी वाइट या सोफिया डंकली, इन दोनों में से किसी एक ने हाफ सेंचुरी मारी थी, और बहुत तेज हाफ सेंचुरी मारी थी। थर्ड का जो था वो तो लॉर्ड्स में जो मैदान में तो लो स्कोरिंग मैच ही वो रहता है, वहाँ तो रन भी ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 155 के आसपास रन थे। वहाँ भी वो बहुत जीती थी, बोले बहुत मुश्किल से वो जीत थी पहले वाले में। दूसरे वाले में वहाँ 3-4 रन की ही, क्योंकि वो 2 छक्के पड़े थे, उसके बाद भी वो 3 रनों से वो जीती थी, और दूसरा वाला तो लो स्कोरिंग मैच था। तो कुल मिलाकर मेरे ध्यान नहीं था। और अगर पहले ODI की बात करूं तो 263 बनाए थे। जब 263 बने थे तो मुझे ये यकीन हो गया था इंग्लैंड मैच जीत जाएगा। पहले 5 ओवर में 46 रन भी बन गए थे, इंग्लैंड के 1 विकेट खोया था। और रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो सितंबर 2021 के बाद
अब हारा है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में, और लगातार 15 मैचों की जो स्ट्रीक थी उसको इंग्लैंड ने ध्वस्त किया है। ये कमाल है, ये ज़बरदस्त है वुमेन्स क्रिकेट के लिए कि भाई हाँ, इंग्लैंड को भी हराया जा सकता है। इससे दूसरी टीमों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जब इंग्लैंड हरा सकता है तो हम भी हरा सकते हैं। खास तौर से इंडिया जैसी टीम जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पे आती है, उसके बाद तो अभी उनको अपने ग्रास रूट लेवल पर काम करना है। जैसे साउथ अफ्रीका भी ये सोची होगी कि यस, हम भी हरा सकते हैं, क्योंकि वो जो मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, वो कहीं ना कहीं मैं चाहता था साउथ अफ्रीका जीते अपने ही होम क्राउड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट वो हुआ नहीं। इट्स ओके, फाइन, बट वो भी अब ये सोच रही होगी कहीं ना कहीं कि यस, हम भी हरा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया वुमेन्स ने भी जो है अपनी 3 T20 खेल ली हैं, अभी 3 ODI उनके बाकी हैं। 3 ODI सीरीज में से जो तीसरा वाला था, मैं उसकी बात क्या ही करूं। मतलब पहला वाला तो आपने आराम से जीत लिया, 7 विकेट से 3 विकेट आप पे गिरे। हरमनप्रीत कौर की शायद उसमें 50 थी, शेफाली का भी अच्छा योगदान था। दूसरे में फिर आप एक लो स्कोरिंग मैच था, वो आपने जीता, उनको रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन जो तीसरे में आपको क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। 33 पर कोई नहीं, और उसके बाद 96-98 पर 8 विकेट। मतलब ये क्या क्रिकेट था। गोल्डन डक हरमनप्रीत कौर, इट्स ओके फाइन, अभी उनकी रैंकिंग भी सुधरी है वुमेन्स वाले में, लेकिन गोल्डन डक बांग्लादेश के खिलाफ, देखिए ऑस्ट्रेलिया समझ में आता है मुझे इंग्लैंड भी एक बार को समझ में आ सकता है, मैं न्यूजीलैंड भी एक को समझ सकता हूँ, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आप 100 भी नहीं बना रहे हैं, और वो भी T20 में। ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तो ये बायलैटरल सीरीज है, लेकिन ये बायलैटरल सीरीज में अगर ये परफॉर्मेंस होगा तो फिर आप बड़े टूर्नामेंट्स में क्या होगा वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। ऑल दो सीरीज आपने जीत ली है, इट्स ओके फाइन, ODI का हमें इंतज़ार है, मगर जो कुल मिलाकर के ये प्रॉब्लम जो है इंडियन टीम में नज़र आ रही है कि उनका बैटिंग कोलैप्स हो सकता है, और बहुत गहरे तरीके से कोलैप्स हो सकता है। अगली बात करूं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मेल, जी पहला टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच था कि नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ 150 पर ऑल आउट। ये वेस्ट इंडीज़ का प्रॉब्लम है, ये वेस्ट इंडीज़ का डार्क फेस है, डाउनफॉल है, जिससे आप जो शब्दों को इस्तेमाल करें, लेकिन ये टेस्ट मैच देखने वाला नहीं है, बिल्कुल लिटरली नहीं है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ मेरे को नहीं लगता, केवल T20 एक ऐसा हो सकता है जहां पर कुछ कांटे के मैचेस हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको ये 2 टेस्ट मैच देखने चाहिए। आप स्कोर देखिए, स्कोर पर नज़र रखिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन हैं और केवल आपको खुशी डोपामिन चाहिए है, तो फिर आप देख लीजिए आराम से रात भर बैठ के यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देख लीजिए, आपको थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मैचेस सोच रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, जो ODI सीरीज हुई। अफगानिस्तान से बांग्लादेश हार गया, और इवन अफगानिस्तान ने दूसरे मैच में तो 300 से ज़्यादा रन बनाए। लेकिन शॉकिंग पॉइंट ये नहीं है, शॉकिंग पॉइंट ये है कि तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट लिया, फिर वहाँ की प्रधानमंत्री ने उनको वापस बुलाया और उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली। ये जो ड्रामा 2-3 दिन के अंदर हुआ, भाई या तो आपको लेना था तो पहले तो आपने बहुत शॉकिंगली जो है आपने संन्यास लिया, जो मुझे खुद भी अचंभा लगा। फिर आपने उसी शॉकिंग में फिर वापस शॉकिंगली आपने उसको विड्रॉ भी कर लिया। देखिए, मैं जानता हूं तमीम इकबाल का क्या जो है टीम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और उनको दूसरा ये भी लग रहा है कि उनके नेतृत्व में शायद टीम नहीं जीत रही है, या उनको कुछ भी डाउट्स हो रखे होंगे, वो फिजिकली मेंटली लो हो रखे होंगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मैं इससे साइड। तो आप ये कह सकते थे कि मैं संन्यास नहीं ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। और शायद इन्होंने ब्रेक T20 वर्ल्ड कप के समय में लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद है, या तो ये ब्रेक लिया गया था या इनसे दिलवाया गया था। तो आप ब्रेक लेके जा सकते हैं, बट अगर आप कहें कि मैं संन्यास ले रहा हूँ तो ठीक है, फिर आप संन्यास, हमें प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा आ गए, और हमें ये भी प्रॉब्लम नहीं कि आपको प्रधानमंत्री ने बुलाया, मगर जिस तरीके से आपने क्रिकेट को विड्रॉ किया, वो थोड़ा सा ना आपके पर्सनल फैंस के लिए और वर्ल्ड वाइड जो आपके फैंस हैं, मैं आपका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत आपका क्रिकेट मैंने देखा है और मुझे पता है कि आप बहुत एग्रेसिव, बहुत एक एक्साइटमेंट वॉचेबल क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश के लिए, तो थोड़ा सा अचंभा लगा था। खैर,
अब आ जाते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तरफ। खत्म हो चुका है, बिल्कुल फाइनली खत्म। श्रीलंका ने टूर्नामेंट जीत लिया है। नीदरलैंड के साथ उन्होंने फाइनल मैच खेला। अब देखिए, मैंने जहां आपको पिछले हफ्ते स्कॉटलैंड बोला था तो हुआ क्या, मेरे बोलने के बाद ही रिकॉर्ड करने के बाद एक मैच था, और वो मैच था स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड। अब उस मैच में सिचुएशन ये थी कि जैसे ही 44 ओवर में अगर नीदरलैंड अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो वो स्कॉटलैंड को बाहर कर देगा, और ये थर्ड टेस्ट मैच के दौरान ही हो रहा था। मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन था आपके इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो एशेज टेस्ट था। तो 44 ओवर में जैसे ही नीदरलैंड ने इस लक्ष्य को हासिल किया, स्कॉटलैंड बाहर हो गया। नीदरलैंड और श्रीलंका अब जो है वर्ल्ड कप में आपको नजर आएंगे। तो नीदरलैंड के एक वैन बीकन है, उन्होंने बहुत बढ़िया इस बात क्रिकेट खेला है इस पूरे टूर्नामेंट में। कई बार उन्होंने अपनी टीम को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया है। तो वैन बीकन देखने वाले होंगे कि वो कितना बढ़िया प्रदर्शन वर्ल्ड कप में अब करते हैं। आयरलैंड का सपना छूट गया, स्कॉटलैंड छूट गई, इसके अलावा कोई बड़ी टीम थी नहीं जिस पर हम नजरें टिका सकते थे। तो बचती यही थी वेस्ट इंडीज। वो तो डिजास्टर्स है, वो तो एक नाइटमेयर उनके लिए भी है और क्रिकेट दुनिया भर के फैंस के लिए भी कि हमें वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगी, क्योंकि उम्मीद तो यही थी कि श्रीलंका वेस्ट इंडीज ही निकलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि नीदरलैंड आ तो गया है, लेकिन नीदरलैंड के मैचेस होंगे कैसे। नीदरलैंड पाकिस्तान का मुझे लगता है क्लोज मैच हो सकता है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। नीदरलैंड श्रीलंका का जो ये मैच मैंने देखा उससे तो मुझे लगता नहीं कि वो क्लोज मैच होगा। नीदरलैंड इंडिया का लास्ट मैच अगर आपने T20 वाला देखा हो तो कुछ ठीक ठाक क्लोज था, वो इतना ज़्यादा भी क्लोज नहीं था बट ठीक ठाक क्लोज था वो, तो वो हो सकता है। इसके अलावा किसी भी मैच में आप नीदरलैंड से उम्मीद ना करें, है ना। हाँ, उलटफेर हो सकता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनमें उलटफेर हो सकता है, मगर अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नीदरलैंड बहुत आगे तक नहीं जाएगा, जो आप टॉप टीम है आपको मैं बता देता हूँ, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये टीमें आगे प्रोग्रेस करेंगी। यही सेमीफाइनल्स हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगर हाँ थोड़ा बहुत फेरबदल अगर मुझे इसमें करना हो तो मैं न्यूजीलैंड की जगह साउथ अफ्रीका को फिट कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होगा, तो अभी देखने वाली बात ये होगी। और ये भी मैं सुनने में आ रहा था कि अभी भी खींचतान चल रही है कि भैया पाकिस्तान इंडिया जाएगी कि इंडिया पाकिस्तान आएगी। तो भैया एशिया कप तो कह दिया गया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं चाह रही, ये फाइनल डिसीजन है। और अगर ये फाइनल डिसीजन है तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी कहेगा कि हम इंडिया नहीं आ रहे हैं। अब आप अपनी कंट्री के चक्कर में पूरी दुनिया को मिट्टी पलीत करा रहे हैं अपने, आप ये नहीं समझ रहे हैं। ये ICC टूर्नामेंट है, ये आपका घर का बायलैटरल सीरीज नहीं है कि दो पड़ोसी आप इसमें खेल रहे हैं। ये एक ICC टूर्नामेंट है, और इस ICC और इवन एशिया कप भी, अगर चलिए ICC टूर्नामेंट नहीं भी है एशिया कप, तो उसे एक एशिया के प्रोस्पेक्ट से तो आपको देखना चाहिए। भले उसमें आपकी टीमें बहुत कम हैं, अभी आप उसमें चाइना नहीं है ना, क्योंकि एशिया में ही आता है चाइना, और भी कई कंट्रीज़ हैं, जापान है, नहीं है, तो अभी कंट्रियां नहीं हैं इसमें ऑल्दो, बट फिर भी एक ये प्रेस्टिजियस है एशिया कप क्रिकेट का। अब वो ठीक है, नहीं आ रही हैं, एक अलग ही मसला है। आपको बड़ा टूर्नामेंट नहीं कराना है, वो छोटे में समेट देना है, वो आपकी अलग एक कहानी, एक लॉजिक है, बट कहानी तो यही है। तो इस हफ्ते मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ खास हुआ था। सारे मैचेस मैंने आपके साथ कवर किए हैं, सारे मैचेस के फैक्ट्स और जो कुछ घटित हुआ है वो भी आपको शायद। हाँ, एक बात रह गई, शायद सर एलिस्टर कुक ने एलेक्स कैरी के नाई को बाल ना देने के $30 की बात कही थी, फिर उसमें बाद में उन्होंने खुद उसको रिवील किया कि नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये गलत खबर है। तो सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर आप ऐसी बात करेंगे तो कैसा चलेगा। इवन गैरेथ साउथगेट आए थे एक प्रोग्राम के बीच में, एशेस के बीच में जाकर के आप उसे भी सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड PMs के बीच में जो चल रहा है भाई, वो क्या ही कमाल चल रहा है। पहले जो है बातें हो रही थी, और अभी किसी एक फंक्शन में मिले तो एक फ़ोटो लेकर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया की, जब जिमी जो है वो रन आउट हुए हैं, पैर उनका आ गए, तो दूसरी फ़ोटो में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो वो फ़ोटो लेके पहुंच गए कि देखिए भैया
हम तो जीत गए तीसरा टेस्ट में। तो ये जो चीज़ें जो चल रही हैं ये कमाल है। ये देख के ये थोड़ा मूड लाइट करता है। भले इसमें दो प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं, 2 कंट्री इन्वॉल्व हैं, बट ये कम से कम ये तो नहीं कि रथ पर चक्कर लगा रहे हैं, बस हाथ हिला रहे हैं। कुछ एक्साइटमेंट तो हो रहा है, बात तो हो रही है, कुछ आदान प्रदान तो हो रहा है। या वहीं बस चक्कर लगा रहे हैं ग्राउंड का, शो ऑफ नहीं हो रहा है। ये इंटेंस फाइट हो रही है, ग्राउंड के लेवल से लेकर के डिप्लोमेटिक लेवल तक हो रही है। बट ये सिर्फ मजाक में रहे तो ज़्यादा ठीक है। अगर ये कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। इवन ऋषि सुनाक ने जो है लास्ट टाइम वो भी आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे फेवरेट प्लेयर जो है वो राहुल द्रविड़ हैं। मैंने उनको खेलता हुआ बड़ा देखा है, उनको बहुत पसंद है। इवन मुझे याद है किसी इंडियन खिलाड़ी ने, हाँ अश्विन ने ये पोल खोली है कि जो वो रन आउट हुए थे जिमी, उसके बाद एक बार टेंडर के साथ बैठ करके 1 घंटे तक राहुल द्रविड़ ने इस मुद्दे पर डिस्कशन किया है। सीरियसली 1 घंटे तक इस बात पर डिस्कशन हुआ है। कमाल है भाई। वैसे ऐसे डिस्कशंस होने चाहिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये डिस्कशन हुआ तो क्या हुआ होगा। इवन अश्विन ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। उन्होंने इस वेस्ट इंडीज सीरीज के साथ ही पिता और पुत्र को आउट करने का काम किया। वो पहले भारतीय बन गए, पहले भी रिकॉर्ड ये टूटे हैं, आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन शिवनारायण चंद्रपॉल और तेज नारायण चंद्रपॉल पिता और पुत्र हैं, उन दोनों को ही अश्विन ने आउट किया है। इवन शायद 5 विकेट हॉल के मामले में भी शायद 34 उनके नाम हो चुके हैं। अब अश्विन के सबसे ऊपर मुथैया मुरलीधरन है, 67 कहीं उनके खाते में है 5 विकेट हॉल। तो कमाल है भाई। मतलब मुथैया मुरलीधरन तो पहुंचने में भी आधा सफर ही हुआ है अश्विन को। हाँ, उनको अगर रेगुलर मैचेस खिलाए जाएंगे तो ये कहानी सॉल्व हो सकती है। इवन इसके अलावा जो है काउंटी भी आपका चल रहा है, आप देख सकते हैं, चाहे वो T20 ब्लास्ट हो या फिर आपका इंग्लिश काउंटी हो। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सी चीज़ें आपको खबरों पर ही जाकर पता लगती हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हाँ, स्टीवन स्मिथ का ये वाला जो टेस्ट मैच था वो कुछ खास हुआ नहीं। उनसे ना 50 हुई ना सेंचुरी हुई। कुल मिलाकर ये 100वां टेस्ट मैच उनके लिए कुछ यादगार नहीं रहा और इवन टीम भी नहीं जीत पाई। तो अब जो शगन वाला टेस्ट मैच है 101वां ही जो चौथा होगा, अब इसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो ये था हफ्ते भर का पूरा लेखा जोखा। मैं फैक्ट हिसाब से बात करते करते सोच रहा था कि और कौन सा फैक्ट है। एक जेक वर्ली का था, मैंने आपको बता दिया। एक आपका रूट का था, मैंने आपको बता दिया। एक आपका हैरी ब्रुक का था, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक पैट कमिंस का था। ये 4 ही फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब जो अगला टेस्ट मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में 19 तारीख से, अब उसमें देखते हैं मुझे क्या क्या फैक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि देखिए एक्साइटमेंट तो अब सीरीज में आ गई है। चौथा टेस्ट मैच पूरी तरीके से अगर ये इंग्लैंड जीतता है तो फिर फाइनल जो टेस्ट मैच होगा वो अल्टीमेट होगा। और ये वाले टेस्ट मैच को अगर ऑस्ट्रेलिया फिर जीतता है तो फिर 5वें का कोई मज़ा है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। और इंडिया शायद आयरलैंड खेलने भी जाएगी, वहाँ रिंकू सिंह को उन्होंने टीम में शामिल किया गया है। तो इंडिया के सामने और अभी तो टेस्ट मैच बहुत सारे होने हैं। ये जो 23 से 25 का जो सर्किल है, 25 में लॉर्ड्स के मैदान पे इस बार शायद फाइनल खेला जाएगा टेस्ट मैच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का है। तो ये है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट जो है 8 शायद 8.2 पॉइंट कटे थे और शायद वो 8% नीचे चल रहे हैं। -8% पे कुछ उनका चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त जो अभी कारवां चल रहा है। इंडिया का भी 2 टेस्ट मैच के बाद पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है। और कोई टीम अभी टेस्ट मैच खेल नहीं रही है, धीरे धीरे आगे आके खेलेंगी। तो बहुत कुछ क्रिकेट की दुनिया में चल रहा है। इवन जो है जो USA की जो लीग है वो बस आपके मुंह पर खड़ी है आने के लिए। बहुत सी चीज़ें क्रिकेट में हो रही हैं। खबरों पर चलते हैं। This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. Welcome to DJ Tanny's House of Dance, offering you a hot and steamy dance night. Bollywood item number special this Sunday 10 p.m. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit.
तो वही खबरों की दुनिया में अगर हम चलें तो सबसे पहले मैं आपको पिछले हफ्ते की ही बात बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि भैया पुजारा का बल्ला नहीं चला, लेकिन मेरी पता नहीं मेरी वाणी में पिछले हफ्ते क्या हो गया था कि मैं जो बोल रहा था उसका आगे उल्टा ही हो रहा था। मतलब दूसरी इनिंग में चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी मार दी। उन्होंने कहा भाई तुमने कैसे बोला हमारे बारे में। लेकिन इससे अब आगे बढ़ जाते हैं और अभी लेटेस्ट खबरों पर बात करते हैं। तो लेटेस्ट खबर में सबसे पहली खबर तो यही है कि भाई शुभमन गिल को जो है नंबर 3 की पोजीशन दी गई है। शुभमन गिल ने कहा कि देखिए इसमें कुछ खास अंतर नहीं, बॉल बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है और मैंने ही जो है और कहा ही जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि राहुल द्रविड़ से खुद ही इन्होंने बात की थी कि मैं 3 या 4 पे खेलना चाहता हूं, तो उनको नंबर 3 की पोजीशन जो दी गई है। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं सीनियर हूं एंड इस अलग रोल है मेरे लिए एक तरीके से। और इंडिया के पास अब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन ओपन में आ चुका है। जैसे लेफ्ट खेलते हैं, रोहित शर्मा राइट खेलते हैं। बट अगर मैं एक हाइपोथेटिकली मैं सिर्फ सोचूं, क्या हम शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से ओपन नहीं करा सकते थे? प्रॉब्लम यह है कि हमें रोहित को ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए अभी प्रॉब्लम नहीं है, इस सीरीज में प्रॉब्लम नहीं है। और जो बात शुभमन गिल ने बोली उससे मैं इत्तेफाक थोड़ा सा रखता हूं, थोड़ा सा नहीं। देखिए अगर आपका ओपन स्ट्रांग हो गया, सपोज करिए 30 ओवर तक भी क्रिकेट वो खेल गया, 30 से 40 ओवर, तो वो गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाता है और फिर वो उसमें वो जो ठोस जो उस बॉल में होती है वो हो जाती है, वो बॉल हल्की हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि जो अगर ओडीआई में भी देखें तो बॉल इतनी जल्दी पुरानी नहीं होती है, लेकिन वो जो 40 के बाद का जो पीरियड होता है 80 ओवर तक, लगभग आधा जो होता है जब बॉल नई बॉल होती है, अगर वहां पर शुभमन गिल आते हैं तो किस तरह से वो अप्रोच करते हैं, क्योंकि बॉल काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है तब तक। तो ये देखने वाली बात होगी। देखिए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ ये हो सकता है, लेकिन हाँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर विकेट अगर आप ओपनर्स 20 ओवर्स के अंदर गिर गए, 25 ओवर के अंदर, तो बॉल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ओपन स्टैंड 40 ओवर तक टिक गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इससे ज़्यादा इस पर बहस नहीं करते हैं। ऑल्दो शुभमन गिल नंबर 3 पर, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, ये फाइनल है। अब बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की इस बार की। तो मेरे पास एक मैच हाथ लगा है वेस्ट जोन और साउथ जोन का। ऑल्दो मैं पहले दिन की ही आपको बात बता रहा हूँ, बाकी आप खुद भी थोड़ा नज़र रखें। तो भाई वेस्ट जोन ने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे और ओवरकास्ट कंडीशन थे। मैच थोड़ा जल्दी भी ख़त्म किया गया है बैड लाइट को देखते हुए। तो वेस्ट जोन पूरी तरीके से साउथ जोन पर भारी पड़ा है। हनुमा विहारी ने, साउथ जोन के जो कप्तान हैं, उन्होंने 63 बनाए 130 गेंदों में, लेकिन वो अकेले काफ़ी नहीं हुए। 8 विकेट आपके 200 भी नहीं अभी आपके बने, 180 के आसपास सिमट गए, जिसमें से 63 तो अकेले इनके हैं। मयंक अग्रवाल, जिन्होंने टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 7000 रन पूरे कर लिए, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो 6976 से शुरुआत की थी। 150 मैच उन्होंने खेल लिए हैं। तो मयंक अग्रवाल का भी बल्ला नहीं चला है साउथ जोन की तरफ से। चिंतन गजर, नगासुल्ला और एक और अतीक शेठ, ये 3 बॉलर्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से कमर तोड़ कर रखी थी साउथ जोन की। और वेस्ट जोन ने तो इवन टॉस भी जीतकर बॉलिंग ही मांगी थी, क्योंकि उनको पता था कि कंडीशंस जो है ओवरकास्ट हैं, यहाँ हमें फ़ायदा हो सकता है। और एक अच्छा डिसीजन था कि अगर आप टॉस जीत जाएं और आप कंडीशंस को भांप लें तो फिर आपके लिए सारा मैच जो है, खासकर टेस्ट मैच, स्मूथ होता है, बिल्कुल मक्खन की तरह जाता है। लेकिन अगर आप हल्की सी चूक कर दें, जो कि सेकंड टेस्ट मैच में की इंग्लैंड ने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा ने की, और इवन प्लेयर वो भी नहीं खिलाया, तो ये है मसला। चलिए आगे चलते हैं। एक बदलाव और किया है इंडियन टीम ने, वो किया है केएस भरत की जगह ईशान किशन को खिलाया है। लेकिन ईशान किशन आपको ओपन करते हुए नहीं नजर आएंगे, वो आपको मिडिल ऑर्डर्स में नजर आएंगे। अब इसका क्या कारण है ये तो आपको मैच देखकर पता लग गया होगा। मैं फैक्ट खोजने की कोशिश कर रहा था ये कितने नंबर के विकेट कीपर हैं, मतलब अब तक कितने विकेट कीपर्स ने इंडिया के डेब्यू किया है या क्या रिकॉर्ड है, मगर वो मुझे कुछ खास मिला नहीं है। तो देखना होगा कि ईशान किशन को अगर जो मौका मिला है वो कितना उसको भुना पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके खाते में फर्स्ट क्लास क्रिकेट है नहीं। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर, क्योंकि इस पर कुछ ज़्यादा बहस करने वाली बात है नहीं, इस पर बातचीत करनी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो एलिसा पेरी
नहीं एलिसा पेरी नहीं, एलिसा हेली और मिचेल स्टार्क, आपको पता है ये पार्टनर्स हैं। तो हुआ यूं कि भैया एक बार बाहर गई हुई थी, शायद एलिसा हेली घर पर नहीं थी, तो एक बैग में 3 बल्ले पड़े हुए थे, इसकी सफाई कर रहे थे स्टार, तो उन्होंने एक बल्ला उधर से निकाल लिया चुपके से, हल्का लाइट बैट जो यूज़ करते हैं एलिसा हेली, तो वो लाइट बैट जो है उन्होंने निकाल लिया। ये वाकया है जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी खेलने और नॉर्थे जो है वो एक कहर बरपा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो इन्होंने क्या किया, वो बल्ला निकाल लिया भाई। अब उसके बाद एलिसा हेली ने देखा कि 3 की जगह 2 ही बल्ले हैं उसमें, उन्हें को कोई बात नहीं, चला गया होगा कहीं, गायब हो गया होगा, इट्स फाइन, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मिस्टर स्टार्क ने कहा कि एक बार ऐसे हुआ था कि एक बल्ला मेरा भी गायब एलिसा ने किया था और शायद उसका हैंडल भी तोड़ दिया था। सो कुल मिला करके ये थोड़ी सी फनी मोमेंट्स जो एक चाहे वो प्रोफेशनल्स के कह लें, चाहे क्रिकेटर्स के कह लें, चाहे पार्टनर्स के कह लें, जब आप सेम प्रोफेशन में होते हैं तो ये दिखाता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको इससे ज़्यादा बॉदर भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक क्रिकेट से करना चाहिए, क्रिकेट के आउट होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्रिकेट बहुत इंटेंस होता है, आप हमेशा रणनीति बनाने में, अपनी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग को ठीक करने में, एलिसा तो इस वक्त डबल प्रेशर में है क्योंकि वो कप्तान भी है, क्योंकि मैगलैनिंग नहीं है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी लाइट मूवमेंट फैंस को भी देती हैं और खिलाड़ियों को भी आपस में ये मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी स्वीट सी स्टोरी मुझे लगी कि बल्ले आपस में जो है वो बल्ले अदले बदले जा रहे हैं, है ना। आपने कभी गली क्रिकेट में किसी और का बल्ला अगर यूज़ किया हो, जैसे कि जब हम लोग खेला करते थे, ये बल्ला बहुत बढ़िया यार, ये बल्ला बहुत बढ़िया है क्योंकि ये हल्का है, ये बल्ला बहुत बढ़िया है क्योंकि भारी है। सचिन हमेशा जो भारी बल्लों का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने शायद लाइट किया था जब उनकी टेनिस एल्बो में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अक्सर वो भारी बल्ला यूज़ किया करते थे। इसके अलावा अगला मयंक अग्रवाल को देखिए, अब थोड़ा जो है संभलना पड़ेगा। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें बोली हैं कि देखिए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा टीम में सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ टूर्नामेंट जिताना चाहता हूँ, रन बनाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, मेरा जिस पर फोकस है मैं वो कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं मैं उसमें क्यों पंगे लूँ। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पता है कि मुझे कब स्विच ऑफ होना है, कब स्विच ऑन होना है, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, मैं स्विच ऑफ आसानी से हो जाता हूँ। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं। देखिए प्रॉब्लम यह है क्योंकि रोहित शर्मा ने बोल दिया कि उन्हें लेफ्ट हैंडर चाहिए, अब लेफ्ट हैंडर चाहिए तो वो खुद राइट हैंडर है, तो मयंक अग्रवाल के लिए अब वेटिंग पॉइंट हो गया, एक तरह से दरवाज़ा बंद सा हो गया, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट एंड राइट चाहिए तो मयंक अग्रवाल राइट खेलते हैं। लेकिन मयंक अग्रवाल के परफॉर्मेंस की बात करें डोमेस्टिक सर्किट पे तो बहुत बुरा नहीं है। रणजी ट्रॉफी जो पिछली हुई 22 से 23 के बीच 990 रन है उनके। अगर दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स की बात करें तो 250s हैं। हाँ, ये जो भी फाइनल हो रहा है वेस्ट और साउथ जोन के बीच जो हुआ उसमें पहली इनिंग में उनके रन नहीं आए, 29 के आसपास 30 थे, तो वो एक प्रॉब्लम है उनका। लेकिन कुल मिलाकर के मयंक अग्रवाल के लिए रास्ते जो हैं वो ज़्यादा कठिन दिख रहे हैं अगर लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया जाना चाहता है। अगर तो उन्हें राइट चाहिए तो फिर उनको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या हैं, मगर वहाँ भी प्रॉब्लम है। हो सकता है अगर इन्हें राइट हैंडर ही चाहिए तो शुभमन गिल को ऊपर कर देंगे और जो है नीचे ले आएंगे यशस्वी जायसवाल को फर्स्ट डाउन पर। तो मयंक अग्रवाल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें ज़्यादा हो सकती हैं इंडियन टीम में आने के लिए। हाँ, हो सकता है क्योंकि वो टेस्ट ही खेलते हैं, उनको आप वनडे या टी20 में खेलते हैं वो, वनडे तो उनको मैंने बहुत कम ही देखा है, तो उनके रास्ते थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। इवन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ऋषभ पंत आएंगे तो कीपर्स में भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि अभी ईशान किशन, के.एस. भारत ये सब का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही ऋषभ पंत की एंट्री होगी ये सब दाएं बाएं हो जाएंगे। लेकिन आपको जिमी को देखना चाहिए। जिमी एक उनकी फ्रीक इंजरी हुई थी, उनके पैर में चोट आई थी, मतलब पैर टूट ही गया था एक तरह से, आप समझ सकते हैं। उसके बाद से अभी उनकी कीपरिंग में प्रॉब्लम है। और मैं सुन रहा था तीसरे टेस्ट मैच में कि इंग्लैंड ने उस तीसरे टेस्ट मैच में, जब तक मैंने सुना शायद पहली इनिंग तक 13 कैचेस
जो है लगभग छोड़े हैं इंग्लैंड ने। अब इसमें से कितने जिमी ने छोड़े हैं ये अपने आप में सवाल है। देखिए उनका बैटिंग भी कुछ खास चला नहीं है और ये बात महकमे से निकल के आ रही है, जो बाहर जो पुराने खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स, वो कह रहे हैं कि भैया आप जिमी को थोड़ा कहें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना प्रदर्शन करें तब इनको लें। और लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जो नेक्स्ट टेस्ट मैच होना है वो अनचेंज टीम खिलाएंगे, यानी कि बेन फोक्स को आप नहीं देख पाएंगे। एक बात मैंने अभी सुनील गावस्कर ने भी 74 साल अपने पूरे किए हैं और सुनील गावस्कर ने भी एक बात बोली कि देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। आप जो क्रिकेट खेल रहे थे वो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसी थोड़ी नॉर्मल टीमों के खिलाफ आप खेल रहे थे, तो वहाँ आपका जो बसबॉल चल जाता है। आप अगर सोचेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बसबॉल खेलेंगे तो नहीं होता। आपको तीसरे टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा कि बसबॉल बिल्कुल नहीं था, 1% भी बसबॉल आपको नहीं नज़र आएगा। और एक बहुत ही सदा हुआ कॉन्शियस और एक जिसे आप कहते हैं परंपरागत क्रिकेट जो है, जो खेला जाता है, वैसा ही क्रिकेट आपको इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला। तो सुनील गावस्कर की जो बात है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, बिल्कुल सही बात उन्होंने वहाँ पर बोली है। तो अश्विन ने जो बात बोली वो एक यूट्यूब चैनल पर अपने बोली, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है अश्विन का, है ना। आजकल हर सेलिब्रिटीज़ के यूट्यूब चैनल है। तो अश्विन ने बताया कि भाई हम एक बीच पर बैठे हुए थे, वेस्ट इंडीज़ में लेमन जूस मेरे लिए लेके आए राहुल द्रविड़, और उसके बाद वो बारटेंडर के साथ जो डिस्कशन हुआ घंटा भर हुआ। और इवन एक बंदा आया, कोई ओल्ड मैन, मैन आउट, बेशो आउट, मतलब बोला आने नहीं, बेशो आउट था। तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, लॉ, बहुत सारी आउट था कि नहीं आउट था, वो सारा डिस्कशन वहाँ जो है 1 घंटा जो है राहुल द्रविड़ ने एक बारटेंडर के साथ बिता दिया। ये अच्छी चीज़ है, डिस्कशंस होने चाहिए। इसके अलावा अनिल कुंबले ने जियो सिनेमा के साथ या जियो ऐप आप समझ लें, है ना, जियो टीवी, उसके साथ एक इंटरव्यू किया है या यूँ कहें बातचीत की। उस कन्वर्जेशन में बोला कि मेरी वाइफ चेतना को यकीन ही नहीं हुआ, उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैं टूटे हुए जबड़े से मैंने बॉलिंग की करूँगा। तो जी हाँ, आपको याद होगा 2002 एंटीगा का टेस्ट मैच इंडिया वेस्ट इंडीज़, जब अनिल कुंबले ने जो है वो बॉलिंग कराई थी टूटे हुए जबड़े के साथ, उनको बैंडेज बना हुआ था, है ना, और फिर भी उन्होंने बॉलिंग कराई थी। और 14 लगातार ओवर फेंकने के बाद उन्होंने ब्रायन लारा को फाइनली आउट किया था, क्योंकि उस समय एक स्टार खिलाड़ी थे ब्रायन लारा। और उन्होंने कहा कि जब मैं ड्रेसिंग रूम में जा रहा था तो मुझे पता है कि सचिन बॉलिंग करा रहे थे। बैटिंग में कौन था, एक हाइंड्स थे और दूसरा कौन था मुझे पता नहीं। और उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके जगाया था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में उस वक्त रात होती है जब वेस्ट इंडीज़ में मैच होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को जगाया और मैंने बोला कि मैं बेंगलोर आ रहा हूँ और मुझे शायद ऑपरेशन या सर्जरी की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सारा अरेंजमेंट उन्होंने कराया था। इवन शायद अपने मैनेजमेंट को उन्होंने बोला था कुंबले ने कि मैं जाना है मुझे इंडिया वापस फ्लाइट से नेक्स्ट, मगर मुझे जो है पहले बॉलिंग करानी है, शायद अगर मैं 2-3 विकेट ले पाऊँ इंडिया के लिए तो एक अच्छा होगा। तो कितना जज्बा था। और मुझे एक अच्छे से याद है जब उनके पूरे मुंह पे वो पट्टी बंधी हुई थी जब उन्होंने अनिल कुंबले ने बॉलिंग कराई है। इवन 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं पूरे के पूरे टेस्ट इतिहास में, जिसमें से एक अनिल कुंबले हैं। 1999 दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ 10 के 10 विकेट लिए थे और जब 6 विकेट ले लिए थे तो शायद उनको लगा था कि 10 विकेट वो ले सकते हैं। उनसे जब ये भी पूछा गया कि टफेस्ट बैट्समैन आपके लिए कौन थे, तो उन्होंने शहीद अनवर, इंजमाम उल हक, जैक कालिस, ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन, इन सब के नाम उन्होंने, अरविंदर डिसिल्वा, इनके नाम लिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप हेडन नहीं, शायद लेंगर थे, जस्टिन लेंगर का नाम उन्होंने लिया है। हेडन या लेंगर में से कोई थे ऑस्ट्रेलियन। उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंडर थे और उनको एलबीडब्ल्यू करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जैक कालिस कभी भी अपना विकेट बड़ी आसानी से नहीं देते थे। इंजमाम को बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता था। और उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा एक बॉल पर उनके तरकश में 3 शॉट होते थे, यानी कि बॉल एक है और वो कोई भी 3 में से कोई एक शॉट मार सकते हैं। और अगर वो आगे भी बढ़ते थे और आप सोचते थे कि आप उनको बीट कर दोगे तो वो
पेस को स्लो करके वो कट मार देते थे बॉल का, तो आप कहीं से भी नहीं सोच सकते थे। तो एक कमाल के बैट्समैन थे ब्रायन लारा, और 400 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाना ये अपने आप में कमाल की बात है एक खिलाड़ी के द्वारा। इवन मुझे लगता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके 500 रन भी हैं। सो ब्रायन लारा थे। आजकल मेंटोर का काम कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की हालत बहुत ख़राब है। तो कुल मिलाकर के अनिल कुंबले ने जो ये बात शेयर की है ये कद और बढ़ा देती है। बट उनका जो कोचिंग वाला स्टिंट था वो कुछ खास रहा नहीं, या टीम खिलाड़ियों से बनी नहीं, या वो बना नहीं पाया, या कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। क्योंकि देखिए स्ट्रिक्ट तो थे अनिल कुंबले, ये तो जाहिर सी बात है। और उनकी स्ट्रिक्टनेस उनकी इस कहानी से समझ आती है कि उनको कितना जुनून था कि मुझे विकेट लेना है। ब्रायन लारा का विकेट उन्होंने लिया भी। तो कहीं ना कहीं अनिल कुंबले स्ट्रिक्ट कोच होंगे, ये जाहिर सी बात है। देखना ये होगा कि क्या दोबारा अनिल कुंबले कोच बनना चाहेंगे या बनेंगे, या उनको ऑफर आएगा, ये सवाल है। तो ये कुछ बातें थी आप लोगों के लिए मैंने निकाली। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज खत्म हो चुकी है। जो 95 पर इंडिया 20 ओवर में उन्होंने बनाए हैं वो दूसरा T20 था। इवन ODI सीरीज भी ज़्यादा दूर है नहीं, है ना। सो पहला तो ठीक ठाक था, दूसरे में गोल्डन डक पर आउट हुई हरमनप्रीत कौर। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया का जो प्रॉब्लम मैंने शुरू में बोला था वो बैटिंग का ही है, बॉलिंग का उनका परफॉर्म जो है नहीं है। अगर आप बात करेंगे दूसरे, मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ, तो दूसरे अगर मैं T20 की बात करूँ तो स्मृति मंधाना 13 बॉल में 13, है ना, जो कि एक आपको खरीदा गया आईपीएल में बहुत एक बड़े अमाउंट पर। जेमिमा रोड्रिगेज ने 21 गेंदें ली और 8 रन बनाए। वो ऑल्दो स्लो ही खेलती हैं, बट इतना भी स्लो आपसे उम्मीद नहीं हम करते हैं, उनके 6 भी ज़्यादा नहीं चलते हैं। शेफाली वर्मा भले नंबर्स में फेल हो रही हूँ, लेकिन अगर दूसरे T20 की बात करें तो हाईएस्ट उन्हीं के थे, 19 बॉल में 14 रन। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंडिया का बैटिंग है, और ऊपर से अगर आप मिडिल ऑर्डर तक जाएंगे तो वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दूसरे में आपको T20 में नजर आई। अगर बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश का भी हाल वही है, उनका तो हाल इंडिया से भी बुरा है। मगर ये है कि उन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस सुधारा है, क्योंकि आप इंडिया के खिलाड़ियों को अगर आप आउट कर रहे हैं सस्ते में, 95 तक समेट रहे हैं, लेकिन आपका खुद का बैटिंग कोलैप्स हो जा रहा है, आप 8 रन से हार रहे हैं, 87 पर ही ऑल आउट हो जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी बैटिंग में। अब निगाह सुल्ताना जो कप्तान है उनका हाईएस्ट कंट्रीब्यूट था 38 रन 55 बॉल में, यानी कि 87 में भी 38 सिर्फ कप्तान का है, बाकी कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। दीप्ति शर्मा और एक मणि और शेफाली ने मिलकर जो है बंडल किया है बांग्लादेश की टीम को। तो कुल मिलाकर के इंडिया का जो मेन कंसर्न वो बैटिंग है, बॉलिंग नहीं है। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस बॉलिंग में अच्छा हो रहा है, ऑलराउंडर्स अच्छा कर रहे हैं। प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम बैटिंग है, तो बैटिंग अब देखनी पड़ेगी। और बैटिंग मुझे लगता है ये तो आपको 95, अगर ये हाल आपका वनडे में हुआ तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि देखिए वनडे, मगर मुझे लगता नहीं वनडे में होगा, क्योंकि देखिए जिस क्रिकेट जेमिमा खेलती हैं वो उनको वनडे सूट करता है। ठीक है, स्मृति मंदाना अगर थोड़ा टिक जाए और शेफाली भी टिक जाए तो फिर इनको रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए T20 और वनडे में बहुत डिफरेंस है। T20 में आपको आते के साथ ही शुरू हो जाना है, लेकिन ODI में आपके पास ये लग्जरी है कि आप पहले 20 ओवर कम से कम बॉल को, विकेट को, फील्ड को, एटमॉस्फेयर को या कंडीशंस को भाप सकते हैं और उसके बाद अपने गियर्स बदल सकते हैं। लेकिन खेल ही 20 ओवर का है, तो फिर आप कहाँ गियर बदलेंगे? आपको आते के साथ ही 5वें गियर पे तो आपको गाड़ी भगानी है, तो ये प्रॉब्लम है। और अब धीरे धीरे जो है वो अब देखिए ये फ़ायदा होता है, अगर मैं कहूँ कि IPL से फ़ायदा नहीं होता तो ये होता है, क्योंकि देखिए पैनिक नहीं हुई इंडियन टीम की, नहीं 95 बने हैं कैसे होगा, क्या पता हम हार जाएं, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए और आराम से उन्होंने 87 पर उनको कहा भैया आप भी सिमट जाइए। तो ये है प्रॉब्लम। तो खैर अब आगे चलते हैं। तो भाई फाइनली एक और लीग का आगाज आप लोगों ने देख लिया है। पहला मैच जो कि खेला गया है लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स एंड ये था मैच था
टेक्सास सुपर किंग्स के। अब देखिए नाम याद नहीं होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि ऑल दो भले इंडियंस ही जो हैं इसमें पैसा लगा हुआ है, चाहे आप न्यूयॉर्क्स कह लें, चाहे आप नाइट राइडर्स की लॉस एंजलिस कह लें, चाहे सुपर किंग्स की टेक्सास कह लें। इसके अलावा सिएटल की एक टीम है और एक वॉशिंगटन फ्रीडम्स करके एक टीम है। तो ये कुल मिला के 6 टीमें हैं। 18 कुल मैचेस खेले जाएंगे। 30 तारीख को जुलाई में फाइनल हो भी जाएगा। राउंड रॉबिन ये फॉर्मेट है पूरा। इसके अलावा जो 4 टीमें होंगी, 6 में से वो प्लेऑफ्स खेलेंगी, मल्टी मैचेस, एंड उसके बाद जो है वो फाइनल हो जाएगा। सिएटल की टीम जो है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का पैसा लगा हुआ है, तो यानी कि काफ़ी फेमस टीम आप समझ सकते हैं। बाकी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान फैफ डु प्लेसिस हैं, क्योंकि अब आप इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी आप इसको देखिए। एक तरफ वो बैंगलोर के कैप्टन हैं और बैंगलोर का इसमें कहीं नाम नहीं है ना, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में पहले खेल चुके हैं फाप, और अब यहाँ पर कप्तान है। सुनील नारायण कोलकाता नाइट राइडर्स से भी खेलते हैं और लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के कप्तान बनाए गए हैं। इंडियंस प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भैया बीसीसीआई का रूल है, उस रूल के रिगार्डिंग आप नहीं खेल सकते। ये गलत रूल है। आप अपने खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिए आपको इस रूल को बदलना पड़ेगा, और अपने फैन और क्रिकेट को ग्रो करने के लिए भी इसे बदलना पड़ेगा। और अगर आपकी हरकतें ऐसी रहेंगी तो हो सकता है बाकी जो बोर्ड्स है ना वो भी फिर जो है वो यही करेंगे, और फिर या फिर ये होगा कि सेंट्रल कॉन्टैक्ट इंडियन खिलाड़ी नहीं लेंगे और वो पहुंच जाएंगे खेलने के लिए। तो फिर ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मैं बात करूं अगर राशिद खान है अफगानिस्तान से, मुझे और कोई नाम नज़र नहीं आया स्टार खिलाड़ी में होंगे, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मुझे स्टॉइनिस और एरन फिंच नज़र आए, क्योंकि बाकी जो मेन खिलाड़ी हैं वो तो एशेस खेल रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड से जेसन रॉय, लियोन प्लंकेट मुझे नज़र आए। न्यूजीलैंड से सिर्फ एक ट्रेंट बोल्ट मुझे नज़र आए। श्रीलंका से शनाका हैं, वो मुझे एक नज़र आए। शनाका नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जहाँ तक मुझे शनाका है मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। साउथ अफ्रीका से डु प्लेसिस तो हो गए, मिलर हो गए और डिकॉक हो गए। वेस्ट इंडीज से सुनील नारायण के साथ साथ ड्वेन ब्रावो, पोलार्ड और रसल ये आपको नज़र आएंगे। तो एक सजी धजी सी आपको ये लीग नज़र आएगी, लेकिन ये आएगी किस चैनल पर ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। टीवी पर, रेडियो पर क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर आप अमेरिका को देखें तो वहाँ ESPN डोमिनेटेड है पूरी तरीके से। फॉक्स है, CNN है, और हो सकता है फॉक्स स्पोर्ट्स आपको वहाँ नज़र आए अमेरिका में, और रेडियो में ESPN हो सकता है। इंडिया में हो सकता है स्टार स्पोर्ट्स आपको मिल जाए या जियो, इन दोनों के अलावा तीसरा आपको प्लेयर्स नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने जर्सी देखी हो तो प्लीज़ डिसेबल या विजुअल इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए जो है उसकी जर्सी अगर आप डिस्क्राइब कर सकें तो बहुत बेहतर होगा, है ना। एंड नहीं तो ये है पूरी कहानी जो ये नई लीग शुरू हो रही है। किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए अगर आप एक तरह से IPL सपोर्टर हैं तो फिर आप न्यूयॉर्क्स या फिर सुपर किंग्स जो है टेक्सास या फिर लॉस एंजलिस, मुझे को लगता है ज़्यादातर लोग लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि लॉस एंजलिस अपने आप में एक बड़ी सिटी है और काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं LA की तरफ, लॉस एंजलिस की तरफ। तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा लेखा जोखा था। वहीं डेविड वार्नर की वाइफ ने एक स्क्रिप्टेड पोस्ट किया है, एंड ऑफ एरा ऑफ टेस्ट क्रिकेट करके, एक डेविड वार्नर को लेकर, क्योंकि उनका बल्ला बिल्कुल इस पूरे एशेज में नहीं चला है। अब तो लास्ट उनके पास जो मौका बचता है वो सीधे पाकिस्तान जब आएगी ऑस्ट्रेलिया खेलने वो है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि हम जो हैं, मैं जो हूँ वो संन्यास ले लूँगा पाकिस्तान दौरे के साथ ही। तो टेस्ट क्रिकेट से अलविदा डेविड वार्नर। अंतिम बार आप उनको नवंबर-दिसंबर में देखेंगे, है ना। और मैं ये भी देख रहा था KFC बिग बैश का भी शेड्यूल फाइनलाइज हो चुका है। काफ़ी कम मैचेस हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैचेस उन्होंने रखे नहीं हैं। काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सीज होती है। मेरे ख्याल से 42 कुछ मैचेज हैं, इससे ज़्यादा मैचेस है भी नहीं। फाइनल शायद इनका जो फरवरी के आसपास ये निपटा देंगे, न दिसंबर में शायद मैं देख पा रहा था जो मैच है इनका दिसंबर में होगा।
स्टार्टिंग जो इनके KFC बिग बैश की होगी, तो KFC बिग बैश का भी शेड्यूल आ चुका है। तो भाई बात करते हैं डेविड वार्नर की थोड़ी सी डिटेल में। तो उनकी वाइफ कैंडी ने जो है इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, एंड ऑफ एन ईरा फॉर अस इन टेस्ट अरेना रिंग, यानी कि टेस्ट जो रिंग है, यानी कि जो टेस्ट अरेना है, उसमें हमारा जो सफ़र है वो यहीं तक था। क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस डेविड वार्नर का हो नहीं रहा है। 2019 से लेकर अब तक की 3 एशेज सीरीज में 17 बार सिर्फ और सिर्फ वो स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथों आउट हो चुके हैं। वो स्विंग होती हुई बॉल में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है, इंडिया भी जब वो डेविड वार्नर आए थे तो शायद यहाँ भी उनका बल्ला कुछ खास नहीं था। वेस्ट इंडीज़ शायद उनको लेके जाएंगे, नहीं तो बचता क्या है, या वेस्ट इंडीज़ जाएंगे क्या, मतलब वेस्ट इंडीज़ तो वहाँ आती है खेलने। वेस्ट इंडीज़, और इस बार तो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान खेलेगी शायद, समर जो खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में। तो जो पाकिस्तान के साथ होगा वो उनका एंड है। देखिए उनका करियर बहुत अच्छा रहा। मुझे उनका बाल उनके छोटे और उनके हाथ पे और जो काले रंग का जो बैंड, उनका एक भारी सा हाथ, और कमाल के खिलाड़ी। मगर देखिए डाउनफॉल आता है, और वो डाउनफॉल है। हम उम्मीद करेंगे कि जाते जाते एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़कर वो जाएं, लेकिन यस, डेविड वार्नर का सफ़र यहीं तक है हमें लगता है, और अब शायद हम उन्हें नहीं देख पाएंगे एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में। वनडे और T20 का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसके अलावा सेकंड जो खबर ये है कि देखिए अभी थोड़े दिन पहले विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को प्रेस किया था, और राहुल द्रविड़ ने अब विराट कोहली को फेस किया है कि उन्होंने 2011 की यादें ताज़ा की हैं कि जब एक यंग विराट कोहली थे वेस्ट इंडीज़ दौरे पर, और अब एक सीनियर खिलाड़ी हो गए हैं और मैं एक यंग कोच हूँ। तो विराट कोहली ने कहा है कि ये उनकी हम्बलनेस है जो उन्होंने कहा है कि मैं एक यंग कोच हूँ, क्योंकि उन्हें ये हमको भी पता है कि वो अंडर 19 के साथ उन्होंने कितना काम किया है। तो वो यंग तो नहीं है, उनको एक अच्छा खासा अनुभव है कोचिंग में। सो ऐसा नहीं है कि वो यंग है। हाँ, एज में यंग हो सकते हैं, बट एक्सपीरियंस में वो यंग। बट हाँ, एक जगह एक्सपीरियंस जो हमेशा उनको ये कहा जाता है कि जब सचिन 200 पे थे शायद पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनको 200 नहीं करने दिया और डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, वो एक है जो राहुल द्रविड़ के साथ हमेशा रहेगा, और जब भी आप इस पर बात करेंगे तो शायद बचने की कोशिश करें या डिफेंस करें या सचिन से कहें तो सचिन भी थोड़ा उसमें निराश हो सकते हैं। लेकिन ये अच्छा देख के लग रहा है, कप्तान और एक सीनियर खिलाड़ी। हाँ, कप्तान होते विराट कोहली तो कप्तान और कोच के बीच में जो जुगलबंदी है वो अलग ही चीज़ होती है, लेकिन देखना ही होगा कि विराट कोहली का इस दौरे में क्या प्रदर्शन रहता है। क्योंकि देखिए जो T20 जो सीरीज़ है उससे तो वो बाहर हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उसमें वो नहीं है। तो यानी टेस्ट ही टेस्ट उनको मिल रहा है। ODI मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ODI मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो सर पर है। और इसी से जुड़ी हुई अगली खबर है, और वो ये खबर ये है कि MCC की जो वर्ल्ड कमेटी होती है, जो वर्ल्ड मीटिंग एक होती है कमेटी की, वो मीटिंग हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि फंडिंग की जाए वुमेन्स क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में। 2027 के वर्ल्ड कप के बाद जो है वनडे क्रिकेट को थोड़ा श्रिंक किया जाए या एलिमिनेट किया जाए, केवल 50 ओवर का वर्ल्ड कप खिलाया जाए, और एसोसिएट जो टीमें हैं वुमेन्स की, उनका जो है उनके साथ टेस्ट क्रिकेट हो या उनके साथ क्रिकेट ज़्यादा खेला जाए। ये कुछ बातें हैं। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो MCC में झूलन गोस्वामी भी, हेदर नाइट शामिल की गई हैं। मगर इस मीटिंग से जो बात जो है, जिन लोगों का वास्ता रहा था वो था कुमार संगकारा, जस्टिन लैंगर एंड इसके हेदर नाइट और इयान मॉर्गन और ग्रैन स्मिथ, ये लोग थे इस मीटिंग के अंदर कुल मिला करके। तो देखिए, मैं अपनी एक बात, देखिए ये ग्लोबल जो T20 लीग है उसका भी कैलेंडर में होने की वजह से यही बात की गई कि जो बायलैटरल ODI सीरीज़ है उनको शायद ख़त्म करने की बात है। तो मैं एक सवाल मेरा सीधा सा है, और इस सवाल पे ही सब कुछ छिपा हुआ है, वो ये कि देखिए वैसे भी ODI नहीं हो रहा है। आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए। मैं पैंडेमिक को अगर साइड कर दूं 2020 से लेकर 22 तक, तो कितने ODIs हमने खेले हुए देखे हैं। केवल इंडिया की ही बात कर लीजिए, मेरे ख्याल से हमने साउथ अफ्रीका के साथ ODI सीरीज़ देखी है। इसके अलावा मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ODI सीरीज़, मेरे को नहीं लगता मैंने देखी है कि नहीं देखी, मुझे नहीं लगता मैंने ODI सीरीज़ देखी है।
न्यूजीलैंड के साथ हमने भले ओडीआई सीरीज़ देखी है, इंग्लैंड के साथ काफ़ी लंबे समय से हमने ओडीआई सीरीज़ नहीं देखी है, श्रीलंका के साथ तो मतलब ओडीआई सीरीज़ वैसे ही नहीं हो रही है, बायलैटरल है ना। और अगर आपको 50 ओवर के वर्ल्ड कप को रिवाइव रखना है तो आपको बायलैटरल सीरीज़ तो करानी पड़ेगी। यस, आप जब तक वो नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि किस प्लेयर को आपको 50 ओवर वर्ल्ड कप में लेके जाना है। क्योंकि देखिए T20 का तो पता लग जाता है फ्रेंचाइजी लीग से, टेस्ट का पता आप, क्योंकि टेस्ट को आप तवज्जो देना चाहते हो, फिर वनडे ही पिस रहा है T20 और टेस्ट के बीच में। मैं मानता हूं कि टेस्ट क्रिकेट ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है T20 जो है इसको हमें थोड़ा श्रिंक करने की ज़रूरत है। हर 2 साल में जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है इसको 4 साल में हमको करना पड़ेगा, यानी कि सेम ईयर में अगर हम वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप रखें तो ठीक है। फ्रेंचाइजी लीग जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका तरीका फिर ये है कि जो जैसे आपका फुटबॉल में होता है ना कि अगर आप प्रीमियर लीग खेल रहे हैं तो आप ला लीगा नहीं खेलेंगे, वो मुझे एक सोल्यूशन नज़र आता है। फिर चाहे आप एक साथ करा दें, एक ही समय पर पूरी दुनिया में लीग हो रही, जैसे स्पेनिश लीग अलग अपनी कंट्री में हो रही है, तो जैसे आईपीएल जिस समय, मगर प्रॉब्लम फिर ये आ जाता है वहाँ पर कि जब इंडिया में समर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है, जब ऑस्ट्रेलिया में समर होता है तो इंडिया में विंटर होता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि T20 लीग्स एक टाइम पर एक साथ करानी चाहिए, और जो खिलाड़ी एक लीग में खेल रहा है वो दूसरी लीग में नहीं खेल सकता। ये अब करेंगे तो हो सकता है हम वनडे क्रिकेट को भी सर्वाइव रख पाएँ, क्योंकि वनडे क्रिकेट ज़रूरी है। देखिए मुझे पता है बहुत से लोग नहीं देखते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे पसंद आता है, लेकिन हमें वनडे क्रिकेट को रखना पड़ेगा। हाँ, बायलैटरल सीरीज़ पर मुझे भी थोड़ा विश्वास नहीं है कि बायलैटरल सीरीज़ का मतलब ही क्या होता है। तो फिर आप या तो फिर फ्रेंडलीज कराएंगे। अब जब आप फ्रेंडलीज कराएंगे तो फिर आप फ्रेंडलीज का आप कम्पेटिटिवनेस और उसकी जो लायबिलिटी वो आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करना, और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी छोड़ी गई है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाहर टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करना बहुत सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट यही 3 कंट्रीज़ खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो इंडिया नहीं जाता है, इंडिया आता नहीं है, तो वहाँ पर एक क्लैश नहीं मिलता है। हम अगर इंडिया साउथ अफ्रीका जाता है तो वहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटेड इंडिया को मिलता है। वेस्ट इंडीज़ को अभी आप इस जोन से बिल्कुल बाहर रखें, क्योंकि अभी खुद को उनको अपना क्रिकेट रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, फिर इसका व्यूअरशिप कहाँ है, ये एक सवाल आ जाता है। हाँ, वो कंट्रीज़ देखेंगी जो आपस में खेल रही हैं कि ग्लोबल वॉच कहाँ है। ग्लोबल वॉच आपको इंडिया इंग्लैंड में मिल जाएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल ये सोच रहा था, आपने एशेज, जैसे वुमेन्स का मल्टी फॉर्मेट एशेज है, तो मेंस में अब मैं एक चीज़ और देखता हूँ, वीवी सीरीज़ ख़त्म हो गई है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की ट्रायंगुलर सीरीज़ तो मिलती नहीं है। पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ होती थी, वीवी सीरीज़ देखने को मिलती थी, नेटवेस्ट ट्रॉफी देखने को मिलती थी। तो ये ट्रॉफीज़ होनी चाहिए। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की अगर हम ट्रायंगुलर सीरीज़ करा दें तो कमाल ही हो जाएगा, है ना। चाहे हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की करा दें, है ना, चाहे हम साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की करा दें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की करा दें, तो ये सीरीज़ होनी चाहिए, चाहे वो वनडे में हो, चाहे T20 में हो, है ना। और जो एक हमने फॉर्मेट देखा था कि एक साथ 3 टीमें टूर्नामेंट खेल रही थी, वो भी एक ही मैच हुआ साउथ अफ्रीका में, उसके बाद उस मैच में भी कोई प्रोग्रेस उस टूर्नामेंट में नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं 2027 में अभी 4 साल पड़े हैं, यानी इस वर्ल्ड कप के बाद जो अगला वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से वो इंग्लैंड में ही होना है, ये इंडिया में हो रहा है, तो वो अपने आप में एक सवाल बनता है। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो आपसे बात करेंगे चौथे टेस्ट मैच के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का होगा। इसके अलावा हम जो ये यूएसए में सीरीज़ हो रही है T20 नई लीग, इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा एशेज वुमेन्स के 2 बचे हुए ODIs होंगे, वेस्ट इंडीज़ इंडिया के भी पोस्टमार्टम करेंगे, और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स का जो ODI सीरीज़ और T20 लास्ट है, इस पर भी बातचीत
करेंगे। इसके अलावा आप रेडियो उड़ान पर उड़ान आरजे हंट सुनने वाले हैं बहुत जल्द। लाइंस ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे पास जो है कैंडिडेट्स आ चुके हैं, जजेस हमारे फाइनल हो चुके हैं। एंड इसके अलावा आपको उड़ान आइडल भी सुनने को मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको रेडियो उड़ान पर आगे भी मिलेंगी और मिल भी रही हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। ये शो छूट गया हो तो कल दोपहर वापस 3 बजे आप इसको रिपीट सुन सकते हैं। एंड इसके अलावा मुझसे कुछ पर्सनली कहना चाहते हैं, AANOKHAANKIT सर्च करिए इंस्टाग्राम पर, बड़े आराम से मिल जाऊंगा। फेसबुक पर भी इसी नाम से मिल जाऊंगा, अनोखा अंकित स्पेस दे दीजिएगा। एंड ट्विटर पर अनोखा _ अंकित के नाम से ट्विटर पर मिल जाऊंगा। रेडियो उड़ान भी आपको इन्हीं सब प्लेटफॉर्म पर RADIOUDAAN नाम से मिल जाएगा, वहीं पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा रेडियो उड़ान @gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप भी है जहां से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे मीडियम से बस आपको हम तक पहुंचना है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीक। अपने आस पड़ोस जा के दौड़ के बताइए, अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट के लिए आपके लिए क्रिकेट पर शो एक रेडियो उड़ान पर आता है, उसे जरूर सुने। अभी के लिए अलविदा, सायोनारा।